एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम एजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह कक्षा 10 में भी एक लेसन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। कार्बन का प्रतीक होता है जी सी। कार्बन का प्रतीक होता है सी। कार्बन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कार्बो से। लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से, शब्द कार्बो। लैटिन भाषा के शब्द कार्बो यानी कोयला, यानी कोयला। क्लियर? कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से हुई है, यानी जिसका मतलब होता है कोयला। अब ये हर बार हम सुनते हैं लैटिन भाषा। ये लैटिन भाषा क्या होती है? ये लैटिन भाषा होती है इंग्लिश की भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है। चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे अंग्रेज, किसी भी, वो सभी ने अनेक तत्व, अनेक भाषा के बहुत सारे वर्ड की खोज की थी और उन्होंने अपना नाम दे दिया लैटिन भाषा। तो हर बार हम समझते हैं लैटिन भाषा, तो वह लैटिन भाषा अंग्रेजों की देन है, चाहे वो किसी भी देश के है। तो अपने कार्बन का अर्थ होता है कोयला। क्लियर? अब कार्बन आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। मतलब यह आवर्त सारणी में 6 नंबर पर इसका स्थान है। अब हम इसकी बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। क्लियर? मतलब 6 नंबर पर है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 2। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी संयोजकता वैलेंसी कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता, तो हम कार्बन की संयोजकता को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इधर कि यह एक हमारे पास संबंध है। क्लियर? ये कार्बन का चक्कर है। हमने सुना है sp,d,f 4 कोष होते हैं। इनमें सबसे पहले कोष जो है s का, किसका है? s का। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लो 2 इलेक्ट्रॉन होने पर s कक्षक फुल भर जाता है। उसके बाद में देखो s के बाद में कितना आया है? 1sp। उसके बाद में 2p के ऊपर देखो जो p है, p की पावर कितनी होती है कि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। परंतु यहाँ पे कितने हैं दूसरे कक्षक में? पहले कक्षक में कितने थे? 2, और दूसरे कक्षक में कितने हैं? 1 2 3 4। क्लियर? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जबकि दूसरे कक्षक में उत्कृष्ट विन्यास, क्या नाम दिया हमने? उत्कृष्ट विन्यास को पूर्ण करने के लिए, उत्कृष्ट विन्यास के आखिरी कक्ष पूर्ण होना चाहिए। आखिरी कक्ष क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। क्लियर? तो मतलब P के जिस द्वितीय कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परंतु हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन लेने पर यह एक शतायु बन जाता है। जबकि एक कंडीशन और है, अगर पहले कक्षक से ऊपर वाला ये जो दूसरा कक्षक है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो उसमें देखो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, तो ये भर सकता है। ये भी कंडीशन हो सकती है, ये करना कोई जरूरी नहीं है। न तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दो। तो ये कार्बन की यहाँ से संयोजकता कितनी निकल के आ रही है? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4। क्लियर हुआ? इसको पूरा विस्तार से आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। हमें यहाँ पे कार्बन की संयोजकता मिली है 4। ये था कार्बन के बारे। अब हम बात जानते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, कि जो पहला कार्बनिक यौगिक बना, प्रथम कार्बनिक यौगिक, फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड।
प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रथम सबसे पहले खोज की गई थी यूरिया की। किसकी खोज की गई थी? यूरिया की, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। क्लियर? कब की गई थी? 1828 में वोहलर नाम के वैज्ञानिक द्वारा, वोहलर वैज्ञानिक के द्वारा 1828 में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को खोजा गया, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। क्लियर? ये था कार्बन का परिचय। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कार्बन एक बहुत ही खतरनाक चीज है। वो कैसे? इस बात को अपने साबित करते हैं कि कार्बन इतना खतरनाक, मतलब इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के लिए, और आगे हम इसका अध्ययन क्यों करेंगे। इस बातों को क्लियर करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो देखते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन भू प्रॉपर्टी एवं वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में, क्लियर? कि कार्बन भू प्रॉपर्टी एवं वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो हमने ये दो वर्ड सुने यहाँ पे, भू प्रॉपर्टी एवं वायुमंडल। वायुमंडल तो आप जानते हैं, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो तो वायुमंडल होता है। ये भू प्रॉपर्टी क्या नाम है? थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो पहले यही देखते हैं कि भू प्रॉपर्टी क्या है। कि ये है कि पृथ्वी की ऊपरी परत, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको हम क्या नाम देते हैं? भू प्रॉपर्टी। क्लियर? जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको हम कहते हैं भू प्रॉपर्टी। वायुमंडल जहां गैसें पाई जाती है वो वायुमंडल। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ कार्बन की कितनी मात्रा है। हमने ये सुना था कि कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी मात्रा जानते हैं कितनी। तो कार्बन की मात्रा पृथ्वी की इस भू प्रॉपर्टी में पाई जाती है ओनली 002%। हो रहा है ना अचंबा कि बिल्कुल इतनी सी मात्रा, 1% ही नहीं, 0.02%, जबकि वायुमंडल में इसकी मात्रा पाई जाती है 0.03%। देखो इतनी कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो आपने भी सुना है कि जो वस्तु या जो पदार्थ, जो तत्व कम मात्रा में पाया जाता है वह उतना ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो यही बात यहाँ सिद्ध होती है कि कार्बन बहुत ही अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने पर इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 0.02% भू प्रॉपर्टी में कौन सी चीजें आती है? जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल। इन शब्दों को लिखते तो आपके दिमाग में बात आ गई। जीवाश्म ईंधन, जो ईंधन मतलब जलाने के लिए लकड़ी, LPG, CNG जो गैसें हैं वो जीवाश्म ईंधन के रूप में आ जाती है। कोयला आप जानते हैं, कोयले के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कोयले को यूज कर रहे हैं। पेट्रोल जो हम अपने वाहनों में प्रयोग करते हैं, वो क्या है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से पाए जाते हैं, मतलब एक खनिज के रूप में हम उन्हें कह सकते हैं। और वायुमंडल में क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाम सुना ना आपने गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की और भी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, परंतु इस गैस की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ना यहां से क्लियर कि भू प्रॉपर्टी पर 0.02% और वायुमंडल में 0.03% कार्बन पाया जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में। अब देखो कार्बन के बारे में आपने सुना है कि कार्बन इतना कम मात्रा में होने पर ये कहां कहां यूज होता है। इन सब बातों को साबित करने के लिए मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं कि हम भोजन करते हैं, कि भोजन में हम ग्लूकोज का यूज करते हैं ना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र? ये तो ध्यान में ना, ग्लूकोज C6H12O6।
देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ किसकी मात्रा आ रही है? कार्बन की मात्रा आ रही है ना। तो कार्बन का यूज अपने भोजन में होता है। उसके अलावा कार्बन कहाँ कहाँ यूज होता है? कार्बन प्लास्टिक में, रबड़ में, बाल्टी में, पेंसिल में, विद्युत उपकरणों में, सब सामानों में, जितने भी जो हमारे उपयोगी कार्य हैं के लिए सामान प्रयुक्त होते हैं, उन सब में कार्बन की मात्रा होती है। उसके अलावा एक बात और बताता हूँ, अपने छोटे मोटर वाहन से लेकर हवाई जहाज, जहाँ हम हवा में सफर करते हैं, उनमें भी कार्बन होता है। उनमें क्या होता है कि कार्बन उनको एक बंध के रूप में जोड़े रखता है, कि कार्बन उन सभी चीजों को जोड़ के रखता है। तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कार्बन की हर वस्तु में, हर उत्पाद में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ कि जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसका यूज करते हैं? दवा का यूज करते हैं ना। दवा या ना मेडिसिन में कि कोई भी टेबलेट हो, जैसे एस्प्रिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, जो भी टेबलेट हो, उनका अगर आप रासायनिक सूत्र को सर्च करो ना, तो उसमें ये सी लगा आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको? सी नजर आएगा। मतलब उसमें कार्बन की मात्रा होगी कोई भी औषधि के अंदर। इसलिए यहां से हमें साबित होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का हर जगह यूज होता है, हर वस्तु में। तो यहां से हम जान सकते हैं कि कार्बन के बिना हमारा दैनिक जीवन में कोई कल्पना नहीं है। तो यहां से बात साबित हो रही है ना कि कार्बन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक रूप से। वैसे कार्बन का हम कहते हैं कि कार्बन बहुत से पुराने साल पहले पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाश्म, सब में कार्बन की मात्रा होती है। और हमारी ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर है, उसमें आपने नाम सुना डीएनए, आरएनए। क्या नाम सुना है? डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और जो हमारे शरीर के अंदर छोटी से छोटी कोशिका है, उसमें कम से कम की मात्रा में कार्बन विद्यमान होगा ही होगा। हमने सुना है डीएनए, आरएनए, वह शरीर की छोटी से छोटी कोशिका में भी कार्बन की मात्रा होती है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंस है कार्बन की उपयोगिता। अब हम बात करते हैं कार्बन के रूप, मतलब कार्बन के अपर रूप। ये कार्बन का सामान्य सा परिचय था। तो हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, की कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं। हम ये आम बात बोलते हैं कि कार्बन के रूप कितने होते हैं, तो जल्दी से बोल देते हैं 3, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। नहीं, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से 2 अपर रूप होते हैं? देखो, एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्लियर? कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय रूप। अब इनके कितने पार्ट होते हैं? तो क्रिस्टलीय अपर रूप के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा फ्लोरीन। तो हमारे पास कार्बन के क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हुए? हीरा, ग्रेफाइट, अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय रूप में। अक्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं? कोल, कोक, जंतु चारकोल, काष्ठ चारकोल, काजल, और गैस कार्बन। और कौन सा है? गैस कार्बन। ठीक है, ये कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय रूप कितने अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आए क्रिस्टलीय अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। और अक्रिस्टलीय अपर रूप कोल, कोक, जंतु चारकोल, काष्ठ चारकोल, काजल, गैस कार्बन। तो इनको आपको याद रखना है कि अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन से होते हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में इन तीनों के बारे में विस्तार से पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन तीनों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीरा की, कि हीरा की क्या क्या विशेषता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हीरा यानी डायमंड।
सुना ना नाम अपने, हीरा डायमंड, डायमंड दी रिंग पवा देंगे या डायमंड दी झांझर पवा देंगे, वो नहीं, वो यही है हीरा। मतलब ये हीरा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पृथ्वी का सबसे कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है, अति शुद्ध रूप है। क्लियर। हीरा क्या है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु, हीरा का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है, परमाणुओं से जुड़ा रहता है या बंध बनाता है। क्लियर। ये हीरे की संरचना है, रहता है। तो देखो कि ये हीरे का हम एक बिंदु मानते हैं, ये देखो हम नीचे से इसकी संरचना ले रहे हैं, यहां से भी एक तरफ से जुड़ सकता है। देखो 4 तरफ से ये क्या है, एक जो इसका परमाणु 4 तरफ से जुड़ा रहता है। इस प्रकार इसकी नेक्स्ट आगे से आगे ये क्या होती है, संरचना बनती रहती है कि इसका एक परमाणु वो 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहता है। क्लियर। इस प्रकार से हीरे की संरचना का निर्माण होता है। यह पृथ्वी पर कार्बन का सबसे अति शुद्ध रूप है। इसका जो ये कार्बन है ना, यहाँ से यहाँ कार्बन, इसके बीच की जो बंध है, इसकी कार्बन की बंध दूरी है, होती है इसकी बंध दूरी या लंबाई कहते हो, उसका मापन होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। कि इसकी जो लंबाई उसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और यह क्या होता है कि अपारदर्शी होता है। हीरा क्या होता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है। और इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं कि यह पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। पृथ्वी पर जो तत्व है, जो हमारे पास तत्व है ना, उनमें सबसे कठोर तत्व या कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। ध्यान रखना कि सबसे कठोर पदार्थ है ये। और इसका यूज कहाँ कहाँ आते हैं हमारे पास, इसके यूज किस में किया जाता है। अभी हमने सुना है कि डायमंड दी झांझर पवा देंगे, मतलब हीरे जवाहरात में, मतलब इसका होता है जवाहरात, आभूषण, आभूषणों व रत्नों में, आभूषणों व रत्नों में। क्लियर। अब समझते हैं हम हीरे के बारे में कि हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा डायमंड। इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे ये एक कार्बन परमाणु है, ये 4 परमाणुओं से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इस प्रकार की इसके नीचे से नीचे संरचना बनी रहती है। और इस एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई है, क्या कहेंगे हम, बंध लंबाई, उसका दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना। और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह अपारदर्शी, मतलब रंगहीन होता है। अपारदर्शी के साथ यह रंगहीन भी होता है। हीरे का कोई रंग नहीं होता है। और ये सबसे पृथ्वी पर कठोर पदार्थ है। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। और इसका यूज, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण व रत्नों में। जो हम आभूषण पहनते हैं, एक महिला का आभूषण पहनने पर उसकी सुंदरता बनती है, तो वो किससे बनती है, हीरे के आभूषण, हीरे का यूज हम उसमें देखते हैं। तो ये थी हीरा की संरचना। अब दूसरा अपना क्रिस्टलीय रूप कौन सा आता है, ग्रेफाइट। तो हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय रूप का दूसरा, ग्रेफाइट। किसके बारे में हम बात करते हैं, ग्रेफाइट। पहले संरचना हमने देखी थी हीरा की। क्लियर। ग्रेफाइट क्या होता है कि इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से एक तल में बंध बनाकर, ध्यान रखना, एक तल में बंध बनाकर षटकोणीय मतलब 6 तरफ से, 6 जिसका 6 भुजाएं, 6 षटकोणीय वलय संरचना बनाती है। षटकोणीय वलय संरचना। क्लियर।
देखो ग्रेफाइट की संरचना क्या कहती है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से एक तल में बंध बनाकर षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करता है। तो षटकोणीय वलय जैसे देखो कार्बन का एक परमाणु 2 3 4 5 और 6, ये लो इस प्रकार से क्या बनती है, इसमें परत बनती है, इस प्रकार आगे बनती रहती है। ये इस प्रकार से ग्रेफाइट की क्या बनती है, परत नीचे से, मतलब ये इसमें 6 षटकोणीय वलय जुड़े रहते हैं। क्लियर। तो ग्रेफाइट का क्या है कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 परमाणुओं के एक तल में बंध बनाकर षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं, ये ग्रेफाइट में। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें एक द्विबंध होता है, इसमें एक द्विबंध होता है, द्विबंध और डबल बॉन्ड, एक द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। इसका विशिष्ट घनत्व होता है 2.25, ठीक है। ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व होता है 2.25 और यह विद्युत की क्या होती है, सूचचालक। इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, यह विद्युत की क्या होती है, सूचचालक। और हीरा कठोर था तो ये क्या होती है, मुलायम, पारदर्शी व रंगीन, पारदर्शी व रंगीन। क्लियर। ये ग्रेफाइट के बारे में कि इसमें एक द्विबंध पाया जाता है, इसका विशिष्ट घनत्व होता है 2.25, यह विद्युत की सुचालक होती है, इसकी आकृति, इसकी जो संरचना है वो मुलायम व पारदर्शी व रंगीन प्रकार की होती है। अब ग्रेफाइट के यूज क्या क्या है वो देखते हैं कि हम ग्रेफाइट के उपयोग क्या होते हैं। जो सबसे पहले पढ़े कि जो अपने काम में लेते हैं पेंसिल काम में लेते हो ना आप, कि हर विद्यार्थी पेंसिल का यूज करता है, कि पेंसिल में ग्रेफाइट युक्त होता है। पेंसिल में जो उसका क्या कहते हैं, गोटा होता है ना ब्लैक रंग का, उसमें क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। उस पेंसिल में क्या होती है, ग्रेफाइट। उसके बाद में शुष्क संहेक के रूप में, शुष्क संहेक के रूप में, शुष्क संहेक के रूप में। और कोई लोहे की वस्तु है, लोहे का सामान है, तो उस लोहे की वस्तु को पॉलिश करने में, लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने के लिए, पॉलिश का मतलब इसका एक गुण कि यह एक चमकदार होती है, चमकदार अपरूप है, यह एक चमकदार तत्व है। यह ग्रेफाइट के बारे में था कि ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक तल में जुड़कर षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करता है। इसका विशिष्ट घनत्व होता है 2.25। इसमें एक द्विबंध पाया जाता है, मतलब डबल बॉन्ड पाया जाता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता था। यह मुलायम होती है, पारदर्शी होती है, वह रंगीन होती है और चमकदार होती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है और इसके यूज किए जाते हैं पेंसिल में शुष्क संहेक के रूप में और लोहे की वस्तु की पॉलिश करने पर, ताकि उसकी चमकदार सतह बनी रहे। ये था ग्रेफाइट। अब हम तीसरा पढ़ते हैं क्रिस्टलीय रूप, फुलरेन। तो अब हम तीसरे रूप की बात करते हैं, फुलरेन। फुलरेन 2 हमने पढ़े, ग्रेफाइट और हीरा। अब हम बात करते हैं कि फुलरेन। फुलरेन में क्या होता है कि फुलरेन में 60 या 70 या उससे अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं। क्लियर कि फुलरेन में क्या कहते हैं, 60 या 70 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। 60-70 कार्बन परमाणुओं की एक संरचना बनते हैं और इसकी संरचना किस आकार की होती है, फुटबॉल के आकार की होती है। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, फुटबॉल के आकार की, मतलब फुटबॉल पृथ्वी की तरह गोल होती है फुटबॉल, कि इसमें कि कार्बन परमाणु एक गोलाकार रूप में ऐसे यहां से जुड़ गए, फिर इसके अंदर, तो ये एक संरचना इसके अंदर 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 बनती रहती है। इस प्रकार से हर ये जुड़ा रहता है इसका कार्बन परमाणु किसी से किसी, ठीक है ना। तो फुलरेन की संरचना क्या होती है, फुटबॉल की तरह होती है। और इसका फुलरेन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका डिजाइनकार, फुलरेन का वास्तुकार था अमेरिका का। कहाँ का था, अमेरिका, यूएस से बक्कीमिस्टर फुलर, बक्कीमिस्टर फुलर।
इसके नाम की याद में इस फुलर से क्या नाम रख दिया गया? फुलरीन। इस फुलर के नाम पर क्या नाम रख दिया गया? फुलरीन। क्लियर? और फुलरीन में क्या होता है कि इसमें C60, जिसमें 60 कार्बन परमाणु है, वो सर्वाधिक क्या होता है? स्थायी होता है। फुलरीन का C60 क्या होता है? सर्वाधिक रूप से क्या होता है? स्थायी। इसमें क्या होते हैं? देखो 32 फलक होते हैं, इसमें 32 फलक होते हैं। इसमें 32 फलक है, जिसमें से 20 फलक होते हैं षटकोणीय, जिसमें 6 कार्बन परमाणु, मतलब षटकोणीय। 20 फलक तो कौन से होते हैं? षटकोणीय। और जबकि 12 फलक होते हैं इसमें पंचकोणीय, जो 5 तरफ से घिरा हो, पंचकोणीय। क्लियर? कि इसमें C60 जो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन का उदाहरण है, जिसमें 32 फलक होते हैं, 20 फलक षटकोणीय जो 6 परमाणुओं से घिरा होता है, 12 पंचकोणीय जो 5 परमाणुओं से घिरा रहता है। और यह एक बात है, यह हीरे की तरह विद्युत का क्या होता है? कुचालक। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। क्लियर? तो यहां से निष्कर्ष, हीरा और फुलरीन होते हैं विद्युत के कुचालक, जबकि ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक। अब हम फुलरीन के क्या पढ़ते हैं? यूज, यानी इसकी उपयोग। फुलरीन कहां काम में आती है? तो इसका पहला है कि आणविक बेयरिंग में, आणविक बेयरिंग में, आणविक बेयरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक गैस को शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में फुलरीन का प्रयोग किया जाता है। तो फुलरीन में 60 या 70 से अधिक कार्बन परमाणु की एक गोलाकार फुटबॉल की तरह संरचना होती है, जो अमेरिका के वास्तुकार डिजाइन बंकी मिस्टर फुलर के याद में इस नाम रखा गया। इसमें C60 होता है जो सर्वाधिक स्थायी होता है, जिसमें 32 फलक होते हैं, 20 फलक षटकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय, और ये विद्युत का कुचालक होता है। इसका यूज प्राकृतिक गैस को शुद्धिकरण में और आणविक बेयरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप थे। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कार्बन का सामान्य परिचय व कार्बन के अपरूप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन के यौगिकों का नामकरण, यानी IUPAC पत्ती क्या होती है। तो हमारे वीडियो लगातार देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।